तो माफी मांगने में क्या हर्ज है कांग्रेस पार्टी? अच्छा, गाली आप बकिए, माफी हम मांग लें। आपको मालूम है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछेंगे, आपका ऐड बंद कर देगा। वो चाहे वो डीएम की ऑफिस में दलाली करता हो, चाहे वो ब्लॉक में दलाली करता हो। मैं हूँ यासर मलिक। हम आपके हाथ में जो है भाजपा का झंडा दे देते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, उसको हम कहें अमित शाह माफी मांगे। चुनाव तो नीतीश जी का हो रहा है, मोदी जी का आप गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री बहुत बदमाश है, प्रधानमंत्री बहुत लफंगा है। जो इंसान 24 घंटा एक्टिंग कर रहा हो, वो तो क्या ही माफी मांगेंगे किसी से। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। प्रधानमंत्री जी अपने द्वारा बके हुए गाली के लिए माफी मांग ले, मैं उनके सामने लेट करके माफी मांग लूंगा। अभी फैक्ट बोलिए, हम भी फैक्ट बोलते हैं, ठीक। और देखते हैं मिर्ची किसको लगती है। कि आप हार के लिए पहले से ही अपना बहाना तैयार रख रहे कि वोट चोरी हो गई इसलिए चुनाव हार गए। आपने तय ही कर लिया है सर कि सुतवे करेंगे, नींद नहीं आएगा तब भी आंख बंद करते रहेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया एंकर की ऐसी कलई खोली कि गोदी मीडिया एंकर बिलबिलाने लगता है। इस डिबेट के अंदर गोदी मीडिया एंकर कैसे बीजेपी को डिफेंड कर रहा था, कैसे चाटुकारिता कर रहा था, वोट चोरी के मुद्दे पर, गाली गलौज के मुद्दे पर, और जो सबूत के साथ राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं उस पर, और परिवारवाद पर, और तमाम मुद्दों पर, बिहार इलेक्शन को लेकर जो बातें सामने आई, जिस पर गोदी मीडिया का एंकर कैसे बचाव कर रहा था बीजेपी का और पूरी इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद कन्हैया कुमार ने इन सब मुद्दों पर गोदी मीडिया एंकर और पूरी भाजपा की ऐसी कलई खोली कि गोदी मीडिया एंकर मुंह नीचे कर बैठ गया। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली डिबेट कन्हैया कुमार की है। कन्हैया कुमार ने कितनी शानदार तरीके से हर मुद्दे पर जवाब दिया है और गोदी मीडिया को हर मुद्दे पर बेइज्जत किया है और गोदी मीडिया की कलई खोल कर रख दी है, और साथ के साथ पूरी भाजपा को एक्सपोज किया है। पूरी भाजपा की जो नीति है और जो वोट चोरी को लेकर जो बातें सामने आई हैं, सारी बातें भी बताई हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट जब देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। कन्हैया कुमार ने ऐसा धोया है गोदी मीडिया को कि देखकर आपको अच्छा लगेगा। पूरी डिबेट देखिए। तो कन्हैया जी, आप अभी यात्रा करके लौटे हैं, परसों ही खत्म हुई है, तो यात्रा कैसी रही? मतलब इसके बाद क्या चुनाव जीत पाएगा महागठबंधन इस यात्रा के बाद, कि जहां थे वहीं रहेंगे वापस से? इसमें मैं दो बात साफ कर दूं। एक तो यात्रा कैसी रही इसका मूल्यांकन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम पूरे समय यात्रा में थे, तो लोगों का ज़बरदस्त सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद बिहार में मिला है इस यात्रा को। और दूसरी बात ये कि ये स्पष्ट कर दूं, ये यात्रा बिहार चुनाव को लेकर के नहीं थी। पूरे देश में वोट चोरी का सवाल है। वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा ही होगा आपने, नेता प्रतिपक्ष ने महादेवपुरा, जो कर्नाटक की एक विधानसभा है, वहां से डेटा निकाल करके ये आरोप लगाया। ये आरोप हम लोग सबूत के साथ चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं, और जब तक हमारे पास सबूत नहीं थे तब तक हम चुनाव आयोग को कह रहे थे कि आप हमको दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वो लगातार इनकार करते रहे, और बाद में जब सबूत सामने आने वाली थी और उनको पता चला कि सबूत है अब हमारे पास कि वोट की चोरी हो रही है, तो आनन फानन में बिहार में SIR कराने का फैसला लिया गया, जो कि पिछली बार 2003 में हुआ था जी। तो SIR अगर चुनाव आयोग कराना चाहती है, ये उनका अधिकार है, और एक निष्पक्ष संस्था के होने के नाते उनको निष्पक्ष तरीके से ये कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा पक्ष ये है कि ना जेन्यून इंसान का वोट कटे, ना गलत इंसान का जुड़े। तो ये काम आनन फानन में क्यों किया गया? आनन फानन में ये काम इसलिए किया गया कि जो वोट चोरी का सवाल एक पैन इंडिया सवाल है, उसको बिहार के चुनाव से लिंक करके इसको डिफ्यूज किया जाए, इसको डाइल्यूट किया जाए, इसको डाइवर्ट किया जाए। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये जिस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम काटे हैं, इस घपले से, इस चोरी से अगर चुनाव एनडीए जीतती है, तो क्या एनडीए कहना शुरू करेगी वोट चोरी तो हुआ ही नहीं है, वोट चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है? तो हम लोगों के दिमाग में पहले दिन से यह स्पष्ट था कि ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ है
और वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, ये पैन इंडिया सवाल है। हमको बिहार के लोगों के सवाल के साथ साथ वोट चोरी के सवाल को उठाना है, क्योंकि वोट चोरी अगर हो रही है तो पेपर लीक होगा। वोट चोरी हो रही है तो अपराधी अपराध करेंगे, क्योंकि अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। और नेता को यदि पता चल जाए कि अमित शाह के घर में हाजिरी लगाने से चुनाव जीतना है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना बंद कर देंगे। और आप देखिए कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि सिस्टमैटिक तरीके से इस समाज में पॉलिटिकल वर्कर समाप्त किए जा रहे हैं। और डीएम जो है वो राजा की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सारा पावर जो है डीएम के हाथ में सेंट्रलाइज हुआ है। डीएम सीएम को रिपोर्ट करता है और सीएम पीएम को रिपोर्ट करता है। आप ये प्रक्रिया पिछले 11 साल में इस देश में देख लीजिए कि मैं आपको वो वीडियो आपके ही चैनल पे होगा, जब भूपेंद्र पटेल का नाम गुजरात के सीएम के तौर पे लिया गया तो वो सो रहे थे, वो ऊँघ रहे थे, उनको बगल वाला बताया कि आप सीएम बन गए हैं। ये जो तरीका है, ये लोकतंत्र को सीमित करना, लोकतंत्र को समाप्त करना। इसीलिए वोट चोरी का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, जो रोजी रोटी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ ये हमको समझना होगा कि आजादी का आधार है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का आधार है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो फिर रिपब्लिक नहीं बनेगा, फिर से राजा का बच्चा ही राजा बनेगा और लोकतंत्र नहीं होगा, तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी। आपकी मैं वोट चोरी पर आऊंगा, लेकिन आप बोल रहे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपने नहीं बनेगा तो बिहार, आपने जो है भूपेंद्र पटेल का उदाहरण दिया, तो भाजपा में तो वो कहते हैं कि भाई गांधी कांग्रेस में नेता बनेगा या यादव ही आरजेडी में बनेगा, हमारे तो कोई भी बन सकता है। तो ये आप अपनी बात कही तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, देखिए ये परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। आप जब से कांग्रेस बनी है 1885 से लेकर के आज 2025 में, इतने साल में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं और किस फैमिली से हुए। दूसरा कि कांग्रेस अगर इतनी बेईमान होती तो हमारा और आपका वोट बराबर नहीं होता। हम कहते हैं कि नेहरू जी अगर सचमुच बेईमान होते तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मोदी जी ने चाय बेची है, गैस के नाली के गैस से उन्होंने चाय बनाई है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो नेहरू जी अगर बेईमान होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हो पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पार्टीजन तरीके से नहीं देखा जाए। ये सिर्फ राजनीतिक तूतू मैमे का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। हर भारतीय जो ये महसूस करता है कि मैं नागरिक हूं, मैं प्रजा नहीं हूं, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, चालाकी से नागरिकों के दिमाग में एक शब्द डाला गया, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोलेंगे, अगर आप लोगों को प्रजा बनाएंगे, तो कोई ना कोई राजा भी होगा। आज क्या वजह है मुझे बता दीजिए कि बालू की चोरी हो रही है आंख के सामने, एक नागरिक यह समझता है कि यह उसका बालू है, यह देश की संपत्ति है, वो लूटा जा रहा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आपके ही पत्रकार जो ग्राउंड पे काम करते हैं अपने जिलों के, उनसे पूछ लीजिए कि माफियाओं के खिलाफ बोलने में डर लगता है। चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे वो डीएम की ऑफिस में दलाली करता हो, चाहे वो ब्लॉक में दलाली करता हो, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने में डर लगता है। वो सरेआम जो है लूट हो रही है, और एक नेक्सस जो है इस देश में बन चुका है, जो नागरिकों को उनके नागरिक होने का एहसास छीन रहा है। क्या वजह है कि जो है हम इस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? आप प्रश्न पूछेंगे तो जो है आपका ऐड बंद कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछेंगे, आपका ऐड बंद कर देगा। आपका ऐड बंद कर देगा तो आप अपने जर्नलिस्टों को जो है पेमेंट कहां से करेंगे, उनको सैलरी कहां से देंगे? उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपने वॉशिंग मशीन का जो है ईएमआई कहां से भरेंगे? इसीलिए जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ बड़ी मुखरता से हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेकर के आवाज उठानी पड़ेगी। और वोट चोरी का सवाल हमारे लिए चुनावी हार जीत का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र को बेचने और ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। और ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के साथ है, और हम बचाने। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब गोदी एंकर किस तरीके से, कितनी चालाकी से बीजेपी को बचाने की कोशिश करेगा तमाम मुद्दों पर, लेकिन कन्हैया कुमार एक एक मुद्दे पर धज्जियां उड़ाकर रख देंगे पूरी बीजेपी और इस गोदी एंकर की। डिबेट देखिए वालों के साथ। नहीं तो ये जो यात्रा आपने इतनी मेहनत करके निकाली, इतने 16 दिन यात्रा हुई, 23 जिलों में गई, और एक गाली दे दी प्रधानमंत्री को। इस पर कल प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि
हमारा अपमान हुआ है, बिहार की हर माँ बेटी का अपमान हुआ है, देखा होगा आपने, कल उन्होंने बयान दिया, तो कल बिहार बंद बुलाया गया है। तो ये नहीं लगता कि ये इतना मेहनत आप लोगों ने किया, एक बात को लेकर वो उल्ले उड़े हैं? अच्छा, वो तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अव्वल तो वो उन्होंने खुद ही कहा है कि वो इंसान नहीं है, अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो आप खुद ही अपने माता पिता के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं। हम तो बायोलॉजिकल हैं, आप भी बायोलॉजिकल ही होंगे, है ना? आपके माँ बाप हैं। जी जी। नॉन बायोलॉजिकल अगर कोई कहे अपने आप को, तो वो सबसे पहले तो अपनी माता पिता का अपमान स्वयं कर रहे हैं। दूसरा कि गाली गलौज गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज की संस्कृति इस देश में प्रधानमंत्री स्वयं लेकर के आए हैं। आप अपनी महिला पत्रकारों से पूछ लीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद कि उनको ट्विटर पे जो लोग गाली बकते हैं आपको और हमको, उसको प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, गाली बकने वालों को। उसके बाद जब चुनाव आता है तो अपोजिशन के नेताओं के लिए जो है गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गाली गलौज की संस्कृति कौन लेकर के आया? अब चलिए मान लेते हैं कि उनके आरोप में सच्चाई है। मुझे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन सी गाली दी गई, किसने दी, किस कांग्रेस नेता की मौजूदगी में दी गई? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सी गाली दी गई? नहीं, वो तो मैं नेचुरली वो शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें बिहार बंद कर रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस पर बिहार क्यों बंद कर रहे हैं? आपके मंच से तो हुआ ना, मतलब जो आपका जो किसने दी? चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं, किसने दी? जो कार्यकर्ता थे नावेद, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जी? नहीं थे, नहीं। पुलिस ने अरेस्ट किया है जी। तो फिर कांग्रेस क्यों माफी मांगे? और तीसरा सवाल, कौन कांग्रेस का नेता वहां मौजूद था? हम मौजूद थे, हमारे पार्टी के कौन से नेता मौजूद थे? खड़गे जी मौजूद थे, राहुल जी मौजूद थे, कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद था। कह रहे हैं कि हाथ में झंडा था, तो झंडा गाली देता है? हम आपके हाथ में जो है भाजपा का झंडा दे देते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, उसके बाद हम कहें अमित शाह माफी मांगे। ये तो कुतर्क है ना, आप कुतर्क कर रहे हैं। और मान लीजिए कि गाली किसी ने दे दी, गाली देना गलत बात है, बात खत्म हो गई। हमको तो लगता है कि बीजेपी के लोग बार बार उस गाली का वीडियो लगा करके, वो तो एक बार गाली बका, ये 1000 बार गाली बक रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री आकर के क्या कह रहे हैं? मेरी मां को गाली दे दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए, यही कह रहे हैं ना? क्यों इसको मुद्दा बना रहे हैं? मेरी मां को गाली दे दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए। अरे जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप बोले कि हमको वोट दे दीजिए, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे। आप हमको वोट दे दीजिए, आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। आप जो है हमको वोट दे दीजिए, हम स्विस बैंक से सारा काला धन लेकर के आ जाएंगे। आप हमको वोट दे दीजिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक जाएगा। आप हमको वोट दे दीजिए, 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। आप हमको वोट दे दीजिए, किसानों को उनके फसल का दाम दोगुना कर देंगे, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसमें से जब कुछ नहीं किए हैं, तो अब 20 साल एनडीए का राज चलाने के बाद बिहार में कह रहे हैं कि हमको गाली दे दिया है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। ये कोई बात होता है? आप मुझे बताइए कि इसमें कोई मुद्दा है? और इसीलिए हम पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, किसी भी पत्रकार से पूछते हैं, जो शब्द आप बोल नहीं सकते हैं उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? जो गलत है सो गलत है। तो माफी मांगने में क्या हर्ज है कांग्रेस पार्टी? अच्छा, गाली आप बकिए, माफी हम मांग लें? नहीं तो गाली, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो अगर मंच पे हुआ आपके, मान लीजिए आपका कोई नेता नहीं था। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी को बुला दीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने द्वारा बके हुए गाली के लिए माफी मांग ले, मैं उनके सामने लेट करके माफी मांग लूंगा। प्रधानमंत्री जो खुद बोले हैं उसके लिए एक बार छोड़िए, माफी तो क्या ही मांगेंगे वो। माफी मांगने के लिए भी इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी होता है, दिल होना जरूरी होता है, भावना जरूरी होता है। जो इंसान 24 घंटा एक्टिंग कर रहा हो वो तो क्या ही माफी मांगेंगे किसी से। वो बस इतना कर दें कि जिन गालीबाजों को वो ट्विटर पे फॉलो करते हैं ना, उसको आज अनफॉलो कर दें, तब न समझेंगे कि आप कोई संस्कृति के खिलाफ हैं। देखिए, कथनी और करनी में जो फर्क रखेंगे ना, तो जनता का विश्वास राजनीति से उठता जाएगा। यही वजह है, इनके जैसे लोगों के चलते ही आज नेता शब्द ही गाली बन गया है। आप जाइए अपने घर में जो है सही सवाल बोलिए तो आपकी मां ही कह देंगी ज्यादा नेतागिरी मत करो ना, कहते हैं ना। और आप पसंद करेंगे कि नेता आपके घर में आए, आपके डाइनिंग हॉल में आप उसको ले जाना चाहेंगे? इस देश की राजनीति पे और नेताओं पे इतना भरोसा बचा है? नेता बनने का तो क्वालिटी यही है
गाली बकिए, मर्डर कराइए, चोरी कीजिए, बलात्कार कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, कितना साल जो है आप बेईमानी किए हैं, कितना जो है देश की संपत्ति लूटे हैं। और हम बोल रहे हैं, आप तो महाराष्ट्र से हैं ना जी, गडकरी जी बोले हैं ना कि जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतने पोस्ट पे होगा, तो माफी मंगवा लीजिए गडकरी जी से। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो गडकरी जी बोले हैं। तो जो नारा दिया आप लोगों ने, वोट चोर गद्दी चोर, पूरी यात्रा के दौरान, तो लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को चुनाव तो नीतीश जी का हो रहा है, मोदी जी का आप गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मजेदार बात है। छोटा सा एक कहानी है। एक बार एक इंसान जो है ना कह रहा था कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री बहुत बदमाश है, प्रधानमंत्री बहुत लफंगा है। तो पुलिस आया, बोले प्रधानमंत्री को क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो बोला हम भारत के प्रधानमंत्री को थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। तो पुलिस जानते हैं क्या बोला? पुलिस बोला हमको नहीं पता है कि तुम कहां के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हो, हम तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, जो चुरा रहा है वो गद्दी छोड़ दे। चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये चुनाव के बारे में जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, आज ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से बिहार को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जय शाह का डैडी का प्लान ये है कि एनडीए के नाम पे वोट लिया जाए, फोटो नीतीश जी का लगाया जाए, और जो ही चुनाव हो जाए, मान लीजिए अगर उनको बहुमत हो जाए, तो नीतीश जी का सिंदे करने का प्लान है कि वोट लेंगे नीतीश जी का फोटो लगा करके, और यही बीजेपी का लोग कहेगा कि नीतीश जी तो ठीक नहीं है ना, बीमार हो गए हैं ना, इसीलिए जो है जेडीयू उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और भाजपा पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान कर रहा है। और बीजेपी ने सेम काम उत्तर प्रदेश में किया, सपा बसपा दोनों को बारी बारी से इस्तेमाल किया, एक एक करके रास्ते से हटाया, और जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो पाया था, फुल फ्लेजेड जो है बहुमत के साथ अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना लिया। ये सपना डिबेट को पूरा देखकर जाइए। डिबेट अच्छी लगती हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। अभी जो है उनका बिहार में भी है। मैं एक बड़े अच्छे से पत्रकार सामने बैठे हुए हैं, उनका किताब पढ़ा हूं, जेपी से बीजेपी, संतोष जी, जेपी से बीजेपी संतोष जी लिखे हैं। और यही बीजेपी का प्लान है कि कैसे बिहार जो एक समाजवादी आंदोलनों की भूमि रही है, बिहार जो स्वतंत्रता आंदोलन की भूमि रही है, बिहार जो गांधी बुद्ध और महावीर की भूमि रही है, बिहार जो गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि रही है, उस भूमि पे कैसे जो है गोडसेवादी सरकार बना दिया जाए, ये बीजेपी का प्लान है। नहीं तो जो संतोष जी की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं जी, तो उसमें यह भी लिखा है कि कांग्रेस ने जो गलती की उसके कारण ही जो है समाजवादी आंदोलन को जगह मिली, जो सवर्ण लोगों ने जगह नहीं छोड़ी पिछड़े वर्ग के लिए। अच्छा, कोई गलती इतिहास में जाकर के ठीक नहीं होता है। नहीं, मैं गलती से सीख ली जाती है और आगे बढ़ा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, और हम भागीदारी के सवाल पर सीरियस हैं। अब जो गलती हम नहीं किए हैं, या मान लीजिए कि हम भी जो गलती इतिहास में कर चुके हैं, पास्ट का तो एक बड़ा मजेदार चीज होता है ना, पास्ट में जो है आप रह नहीं सकते हैं और पास्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पास्ट की गलती को छोड़ करके उससे सीख करके ही फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है। जो आप बार बार कहते हैं कि जय शाह के डैडी की बात आप बार बार ले आते हैं उनको, लेकिन ये बात भी तो फिर सही है कि राहुल गांधी भी अपने पिताजी के कारण है, तेजस्वी यादव भी अपने पिताजी के कारण है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, परिवारवाद यदि गलत है तो सबका गलत है। नहीं, आप अपना बनाइए ना, आप उनका बोलते रहते कि उनका परिवारवाद जो है। नहीं, ये परिवारवाद का आरोप भाजपा का है, हम बस उनको आईना दिखा रहे हैं। नहीं, पर परिवारवाद ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, परिवारवाद, एक बात बताइए कि लोकतंत्र में चाहे आप किसी का भी बाल बच्चा हो, चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। नेहरू जी तो चुनाव जीत करके देश का प्रधानमंत्री बने ना, बिना चुनाव जीते तो नहीं बने। मोदी जी भी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो परिवारवाद गलत है, मान लीजिए ऑप्शन 1 परिवारवाद गलत है, तो गलत है तो फिर सबके लिए गलत है। गलत है तो मीडिया के लिए भी गलत है, सिनेमा के लिए भी गलत है, क्रिकेट के लिए भी गलत है, नौकरी के लिए भी गलत है, इंडस्ट्री के लिए भी गलत है, पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पॉलिटिक्स में हम परिवारवाद को क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जो सारे जो है परिवारवादी जो बच्चे बॉलीवुड से आए हैं उनसे सेल्फी खिंचाएंगे, सेल्फी विद प्रधानमंत्री, वहां उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। अनुराग ठाकुर को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। पंकज सिंह को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटका में जो है बोम्मई को जब मुख्यमंत्री बनाया तब परिवारवाद नजर नहीं आया। मेरा तो सवाल ही यही है
कि पूरा का पूरा देश जो है वो परिवारवाद की गिरफ्त में है, तो मेरा ये कहना है कि परिवारवाद के नाम पर संघ परिवारवाद की साजिश हम समझते हैं, इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप होशियारी कीजिएगा कि भेड़िया जो है मुंह में घास लेकर के चाहता है कि भेड़ों का वोट ले ले, तो ये कहानी जो है नहीं होने वाली है। परिवारवाद गलत है तो गलत है, फिर सबके लिए गलत है। इसीलिए चूंकि वो बार बार नेहरू को याद करते हैं ना, तो हम जया साहब को बार बार याद कर लेते हैं ताकि परिवारवाद का बैलेंस बना रहे। अच्छा, उसके पप्पा हैं कि नहीं है? हाँ। गलत फैक्ट तो नहीं बोलते नहीं, तो मैं जो तेजस्वी या राहुल गांधी के बारे में बोलूं वो भी तो फैक्ट ही है ना। तो हम भी तो आप भी फैक्ट बोलिए, हम भी फैक्ट बोलते हैं। ठीक। और देखते हैं मिर्ची किसको लगती है। तो ये जो यात्रा समाप्त हुई जब पटना में, अब यात्रा पे लौटते हैं हम लोग, तो ये हुआ कि भाई आरजेडी ने बहिष्कार कर दिया या साथ नहीं दिया, नाराजगी थी इसलिए भीड़ नहीं हुई गांधी मैदान में। कहां पे? गांधी मैदान में जब समापन हुआ, पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया कि भाई आरजेडी ने हाथ खींच लिया इसलिए भीड़ नहीं हुई पटना में। पूरे रास्ते भर में तो थी, लेकिन जब पटना में यात्रा आई तो भीड़ कम हो गई। अब इस पे हम क्या कहें? अनिकेत, आपका रिपोर्टर है, वही बताएगा। भाई भीड़ नहीं था, बताइए। जो लोग थे उस दिन रिपोर्ट कवर कर रहे थे उनसे पूछिए। अरे पप्पू यादव ने ये आरोप लगाया है कि भाई भीड़ कम हुई क्योंकि उन्होंने भेजा नहीं अपना, लोग हाथ खींच लिया। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भीड़ कम नहीं थी। और अव्वल में बता दूं कि वो सिर्फ भीड़ नहीं थी, बड़े सजग, राजनीतिक रूप से परिपक्व बिहार की जनता जो रात में ही ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके आ गए थे अपना सतुआल का पोटली लेकर के। अच्छा, वो भीड़ नहीं थी। बिहार के लोग बखूबी ये समझते हैं। और किसी चाय दुकान पे आप बैठ जाइए, और या तो यहाँ पटना में महेंद्रू है, चले जाइएगा, किसी को कहिएगा जरूर घूमने जाइएगा, बहुत सारे वहां पे कोचिंग संस्थान है, स्टूडेंट है। कोई हॉस्टल चले जाइएगा, कोई चाय दुकान पे चले जाइए यूनिवर्सिटी एरिया में, वहां कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो भाजपा का भी सपोर्टर क्यों नहीं हो, वो आज एक बात कह रहा है कि देखो एक बात तो सच है, भाजपा नौकरी छीनती है और कांग्रेस नौकरी देती है, ये सच्चाई है। और किसी भी चाय दुकान पे चले जाइए, हर कोई कह रहा है कि देखो बात जो भी हो, वोट जिसको भी दें, लेकिन लग तो रहा है कि दाल में कुछ न कुछ काला है, कुछ घपला तो हो रहा है। ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। तो ये तो कहीं न कहीं ऐसा भी है कि आप हार के लिए पहले से ही अपना बहाना तैयार रख रहे कि वोट चोरी हो गई इसलिए चुनाव हार गए। नहीं, बहाना ही बनाना होता तो फिर तो जो है बहुत साल से लोग ईवीएम का नाम ले रहे थे। तो अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया ना, पहले ईवीएम था, हम नहीं ले रहे थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कहती थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी भी नहीं ले रही। नहीं, कांग्रेस पार्टी ईवीएम के लिए कहती थी कि ईवीएम में घपला हो रहा है। नहीं, देखिए, पहली बार हमने कॉन्क्रीट और सबूत के साथ जो है चुनाव आयोग के सामने कुछ प्रश्न रखे हैं। ये तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन क्या गड़बड़ी हो रही है वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और इस बात को मैं ऐसे रखता हूं, मैं 2 चुनाव हार चुका हूं, और मेरा कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए चुनाव हारने के बाद मैंने कहा हो कि ईवीएम के चलते हार गए। लेकिन लगता था कि कुछ गड़बड़ी है, वो समझने का प्रयास कर रहे थे। और कई सारे जो पुराने साथी हैं, जो पटना के पत्रकार हैं, उनको मैं ये बोल चुका हूं ऑफ द रिकॉर्ड कि देखिए मशीन में गड़बड़ है कि नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन मशीनरी में तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। नहीं तो अमित शाह इतना कॉन्फिडेंस से पार्लियामेंट में कैसे कह सकते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे? 5 मिनट के बाद क्या होगा मालूम नहीं है, 10 मिनट के बाद आपके साथ क्या होगा मालूम नहीं है, जीवन में क्या होगा इतना जो है आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? और दूसरा देखिए चोर कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। अभी एक अध्यादेश लेकर के आए, अध्यादेश में इन्होंने कहा कि सीएम और पीएम को भी कोई जो है उनको सैनिटाइजेशन नहीं मिलेगा, वो कानून से ऊपर नहीं है। 30 दिन अगर जेल में रहेंगे तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इनके इसी बात को मान लें तो यह सुरक्षा जो है चुनाव आयुक्त को क्यों दिया गया है? उसी संसद में यह कानून क्यों पास किया गया कि चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है? बड़ा गजब बात है। प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हो सकती है, सीएम पे कार्रवाई हो सकती है, चुनाव आयुक्त पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? चुनाव आयुक्त पे इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती है कि चुनाव आयुक्त को एक मैसेज दे रहे हैं, बेईमानी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देख लेंगे। ये बड़ा जो है ना सिंपल सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी किया, सबूत रखा, अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत रखा। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और कन्हैया कुमार ने जो बातें कही आपको कितनी सही लगती है कमेंट जरूर कीजिए। और गोदी मीडिया एंकर की जो धज्जियां उड़ाई है उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। दर्ज करवाना चाहिए, आप लोग अब तक कर ही नहीं रहे हैं और आप शोर मचा रहे हैं। आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो कह रहे हैं कि फॉर्मेट में नहीं है। ये तो फॉर्मेट में दीजिए। वही बात है ना।
आपने तय ही कर लिया है सर कि सुतवे करेंगे, नींद नहीं आएगा तब भी आंख बंद करते रहेंगे, कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे आप उठिएगा? सोए इंसान को जगाया जा सकता है, जागा हुआ इंसान जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाया जा सकता है? जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बनने की प्रक्रिया ही बदल दी गई है कि उसमें जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक और जो है गृह मंत्री होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, 3 में 2 साथ रहेंगे तो हमेशा उन्हीं का बहुमत रहेगा। ये पूरा का पूरा जो सिटिंग प्लॉटिंग है उसको आप शुरू से देखिए। ये सिर्फ महादेवपुरा में वोटर लिस्ट से जो 1 लाख वोटर की गड़बड़ी दिखा रहे हैं वो तो परिणाम है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देख कर जाइए। आपने इस डिबेट में देखा होगा कैसे गोदी मीडिया एंकर भाजपा को बचाने की कोशिश कर रहा था वोट चोरी के मुद्दे पर, लेकिन कन्हैया कुमार ने उसकी कलई खोलकर रख दी। उसके बाद वोट चोरी पर जब गोदी मीडिया एंकर की नहीं चली तो फिर परिवारवाद पर आ जाता है और परिवारवाद का इल्जाम कांग्रेस के ऊपर डालने लगता है, क्योंकि भाजपा भी यही इल्जाम कांग्रेस के ऊपर डालती है, लेकिन भाजपा अपने अंदर के परिवारवाद को नहीं देखती है। और फिर कन्हैया कुमार ने इस पर शानदार जवाब दिया। वैसे कन्हैया कुमार ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि परिवारवाद को सिर्फ राजनीति में नहीं देखना चाहिए। अगर परिवारवाद भारत के लिए खतरा है तो परिवारवाद को हर फील्ड में देखना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो, मीडिया का फील्ड हो, या फिर बॉलीवुड हो, या नौकरी हो, या जो भी फील्ड हो, जिस फील्ड में भी देखना है तो परिवारवाद को हर जगह से खत्म करना चाहिए। लेकिन भाजपा अपने वोटों की राजनीति के लिए सिर्फ राजनीतिक तौर पर, और वो भी सिर्फ कांग्रेस पर ही ये इल्जाम लगाती है परिवारवाद का, लेकिन भाजपा के अंदर खुद परिवारवाद भरा हुआ है, जैसा कन्हैया कुमार ने कहा। आप लोग इस परिवारवाद पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। कन्हैया कुमार ने जो परिवारवाद पर जवाब दिए हैं, आप उससे कितना सहमत है? क्या वाकई में ऐसा ही होना चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। और परिवारवाद पर जब गोदी मीडिया एंकर को मुंह की खानी पड़ी तो फिर गाली गलौज वाले मुद्दे पर आ जाता है। अगर एक शख्स ने गाली दी और उसको गिरफ्तार करके उसको जेल डाल दिया, और गाली देना बहुत ज़्यादा गलत है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या फिर एक आम आदमी की माँ हो, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। और जो ऐसा करता है, जो गाली देता है, उसके खिलाफ जो ऐसा करता है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना कर सके। लेकिन गाली को बिहार इलेक्शन का मुद्दा बनाकर जनता को भावुक करना, ये कौन सी राजनीति है? क्योंकि जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि एक शख्स ने गाली दी उसको गिरफ्तार कर लिया, जो कि पूरा देश उसकी निंदा करता है, कोई भी उसका समर्थन नहीं करता है। उसके बावजूद भी भाजपा उस गाली वाले को कांग्रेस से जोड़कर और ये बिहार चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास बिहार चुनाव में कोई आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो है नहीं, तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से जनता को भावुक किया जाए और वोटों को ले लिया जाए और बिहार चुनाव इसी तरीके से जीत जाए। इन्हें ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, जनता की बात ना करना पड़े, जनता के मुद्दों की बात ना करना पड़े। इसीलिए ये ऐसे टॉपिकों पर जो है वोट मांगते हैं, ऐसे टॉपिकों को बिहार चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है और गोदी मीडिया इसमें सबसे ज़्यादा आगे है। गोदी मीडिया बीजेपी का पूरा इसमें सहयोग कर रही है, लगातार वही डिबेटें चल रही, लगातार उसी चीज़ पर बहस हो रही है। कन्हैया कुमार ने भी यही बातें बताई और गोदी मीडिया एंकर को चुप करा दिया। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। आपको क्या लगता है इस बार बिहार का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन वहां पर अपनी सरकार बनाएगा या फिर एनडीए फिर से बाजी मार ले जाएगा? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। और जो कन्हैया कुमार ने बताया कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव जीतते ही नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा, क्या कन्हैया कुमार की इस बातों में आपको दम लगता है? तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और कन्हैया कुमार ने जितनी भी बातों का जवाब दिया, आप उससे कितना सहमत है, इस पर भी एक बार जरूर बता कर जाइए।